हे व्हाट्सअप लेजेंड। आज टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की सीरीज़ का आई थिंक ये लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 3 होगा और इसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेंगे और एक और लेक्चर लगेगा जिसमें एनवायरनमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा फ्रॉम माय साइड। हाँ, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो एक लेक्चर और लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 30-35 मिनट का एक लेक्चर हो रहा है और अगर 2x की स्पीड से भी आप देख रहे हो तो बहुत जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगेन ये चीज़ें इस वजह से लेके आ रही हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस फील करो, दैट्स द मेन मोटो। और अगेन बहुत सारा फैक्ट, इसमें सारा फैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर बार बोलता हूँ कि कुछ ही चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इस समय जो कि आपके पास 30 से 35 दिन बचे हैं, 35 जितने भी दिन बचे होंगे आप लोगों को बेहतर पता है, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है अपने PYQs पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। दूसरा है अपने बेसिक्स पे और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है CSAT के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेसिक्स का जो भी आपने अपना स्टैटिक पढ़ा हुआ है 6 सब्जेक्ट का, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको रिवाइज करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, एज मच एज पॉसिबल रिविजन उसका करिए। दूसरी चीज़ CSAT है, CSAT के ऊपर बहुत फोकस दीजिए, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ ऐसा धरा का धरा ही रह जाएगा अगर CSAT नहीं है। इसमें आपकी मदद के लिए हम लोगों ने एक पूरी CSAT की एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें 2013 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हैं सबको कंप्लीट कराने की कोशिश की गई है। 2013 और 2014 का हो चुका है आज तक की डेट में। आगे आने वाले दिन में बाकी सारी भी चीज़ें हो जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आप लोग के कमेंट के ऊपर ये चीज़ आगे बढ़ाई जाएगी कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर चाहिए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए। फिलहाल ये सारी बातें होती रहेंगी, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करिए और भरपूर तरीके से लड़िए। आखिरी समय बचा है, लड़ाइयाँ इसी आखिरी समय में जीती जाती हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। टॉपिक फर्स्ट, लार्ज डैम इन इंडिया। न्यूज़ क्या है? यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ डैम है, जैसे कि 370 डैम्स इन इंडिया, जो कि 26% अपनी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी को 2050 तक कम कर देंगे। जैसे एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको वो 26% तक कम कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो है 2050 तक सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी डैम पाए जाते हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 26% तक कम हो जाएगी 2050 तक। क्यों कम होगी? बिकॉज सेडिमेंटेशन बहुत हो रहा है। सेडिमेंटेशन, अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि जो पानी नदियाँ आती हैं अपने पानी तो लेके आती है लेकिन साथ में बहुत सारा और भी दूसरे पदार्थ लाती हैं और उसको एक्यूमुलेट कर देती है डैम में। तो डैम इसकी वजह से, जैसे सपोज अभी ये डैम है तो अभी उसका इतना लेवल था, अब यहाँ पे सेडिमेंट अगर जमा हो गया फिर और जमा हो जाएगा तो उसका लेवल क्या होता है? कम होने लगता है। तो अब पानी पहले यहाँ तक आता था, अब कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, फिर धीरे धीरे करते करते और जमा हो जाएगा तो यहाँ तक आएगा। तो ये सेडिमेंटेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो डैम्स हैं उसमें उसकी डेप्थ है वो कम होती चली जा रही है। ये रिपोर्ट है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हम लोग ध्यान में रख लेते हैं कि इंडिया में क्या प्रोसेस है, पूरे वर्ल्ड में कितने डैम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डैम चाइना में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे USA और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत में इसके डैम पाए जाते हैं। इंडिया में कितने ऑपरेशनल डैम है? 5264, जो कि लार्ज डैम है। छोटे डैम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बस एक रफली आइडिया लगाइए कि अप्रॉक्सीमेटली 5.25, मतलब कि मोर देन 5250 पाए जा रहे हैं। उसके बाद इंडिया में वो कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा जहाँ पे डैम पाए जाते हैं? वो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात। ये 3 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब इसके बाद कुछ बेसिक से फैक्ट हैं, स्टेट पीसेस लाइक फैक्ट हैं, जैसे कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा हो जाएगा तो पता चलेगा आपका टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम ये सबसे हाईएस्ट डैम है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है टिहरी डैम? उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर इसके बाद लॉन्गेस्ट आता है, लॉन्गेस्ट आता है वो है हीराकुंड। हिल ही जाता है, हीराकुंड आने पे हिल गया। कौन सा है? हीराकुंड, हीराकुंड डैम है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा।
किस नदी के ऊपर है? महानदी, महानदी डैम के ऊपर है। उसके बाद आता है लास्ट, सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कैलानी है। कैलानी है जो कि कावेरी रिवर पर है, और कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो जो टिहरी डैम है वो हाईएस्ट डैम है जो कि भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। लॉन्गेस्ट जो है वो हीराकुंड है महानदी उड़ीसा में, और तीसरा है ओल्डेस्ट जो कि कैलानी है कर्नाटका तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि कावेरी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात थी, बाकी आप चीज़ें और भी पढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्ट हैं आपके लिए वो ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, इतना ही फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब देखो ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो आपका जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है हमारा, जो ग्रेट निकोबार है, एक इमेज भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ग्रेट निकोबार आइलैंड का क्या प्रोसेस है। देखिएगा, ये हमारा, अगर हम इसको देखें, ये हमारा अंडमान निकोबार है, और ये जो छोटा दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये ग्रेट निकोबार है, और इसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फिगर दिखाया गया है। और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहीं पर आप देखिए गालाथिया बे, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गालाथिया बे। ठीक है, ये गालाथिया बे पे यहीं पर प्रपोज इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है। अब देखिए है क्या, ये तो न्यूज़ में कि एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सिर्फ इसको नहीं कर रहे हैं, ये टोटल क्या कर रहे हैं, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, इसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसी के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसी के मद्देनज़र ये वाला प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई थी ताकि हम लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। कितने अमाउंट से? लगभग 72,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए जाएंगे। 3 फेजेस में काम किया जाएगा अगले 3 सालों में। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? ग्रीन फील्ड सिटी, ICTP, देख रहे हैं ना, तो ICTP कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है। इसमें ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, पावर प्लांट भी बनाया जाएगा, तो टाउनशिप फॉर द पर्सन, मतलब कि ग्रेट निकोबार आइलैंड का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 72,000 करोड़ रुपए अगले आने वाले 30 सालों में लगाए जाएंगे। और उसी के तहत एक नया प्रोग्राम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICTP, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल का मतलब आप जानते हो, कंटेनर का मतलब जो बड़े बड़े डब्बे नहीं होते हैं, बड़े बड़े पिक्चरों में देखा होगा, मार्स सनी देओल वहीं पे करता है ना। तो और दूसरा का ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, एक पोर्ट से किसी दूसरे पोर्ट पे इन कंटेनर को पहुंचाना, वो ट्रांसशिपमेंट है। तो यहाँ पे पोर्ट डब्बे रखे होंगे, इन डब्बों को जब यहाँ से दूसरे वाले पोर्ट पर पहुँचाया था उसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। ऐसा पोर्ट ही होगा ये, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और है, जो 1-2 चीज़ें, बाकी इसमें फैक्ट कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बनाया जा रहा है, ये इसको जो क्या नाम है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो 16 मिलियन TEU 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट के बराबर होगी। इसको मेन ऑपरेट करने की जो जिम्मेदारी है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, जो कि कोलकाता बेस्ड है। इसके अंतर्गत जो मॉडल यूज़ किया रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज़ कर रहा है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का जो लैंडलॉर्ड मॉडल है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो PPP होता है उसके कई मॉडल होते हैं, उसमें से एक होता है लैंडलॉर्ड मॉडल। अब लैंडलॉर्ड मॉडल में 2 चीज़ें होती हैं कि इसमें रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है, जो मेन लैंडलॉर्ड होता है, मतलब कि जो वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी होती है वो मेन रेगुलेटरी बॉडी होती है, और बाकी का जो ऑपरेशन होगा वो किसी एक प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि पोर्ट जिसका होगा, जो पोर्ट अथॉरिटी है जिसका पोर्ट होगा, वो उसकी मेन रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेशनल वर्क कौन कर रहा होगा, कोई प्राइवेट कंपनीज कर रही होगी। ये बेसिक सा न्यूज़ है। तो अगर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करूँ तो क्या है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड के तहत जो 72,000 करोड़ रुपए अगले 30 सालों में खर्चा किए जाने के बारे में बात हो रही थी,
उसके तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको हम लोग इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट करते हैं। इसमें क्या है कि ये उसी प्रोग्राम के अंतर्गत एक पार्ट है इसका। इसको जो मेन गवर्निंग बॉडीज़ हो रही हैं जहाँ से इसको मैनिपुलेट किया जाएगा वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता बेस्ड है। इसमें पीपीपी मॉडल का यूज़ किया जा रहा है और पीपीपी मॉडल में भी कौन सा है, लैंडलॉर्ड मॉडल को यूज़ किया रहा है, जिसमें जो मेन पोर्ट अथॉरिटी वो रेगुलेटरी बॉडी है और उसके बाद जो उसकी ऑपरेशनल पोर्ट की जो ऑपरेशंस होंगे स्पेशली कार्गो हैंडलिंग वो कौन कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनीज कर रही है। अब देखिए इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप चाहें तो आप एक दो काम अपने स्तर पर कर सकते हैं कि आप एक दो काम यहाँ पे कर लीजिए। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा कि ये जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिएगा, जो कि आपके लिए कभी कभी, जैसे 10 डिग्री चैनल क्या होता है, अगर 10 पढ़ लो तो 9 डिग्री चैनल भी पढ़ लेना। उसके बाद कौन सा आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में सबसे नॉर्थ में है और कौन सा सबसे साउथ में। अब यहाँ पे तो पता चल गया होगा सबसे साउथ में कौन सा हो रहा है, यहाँ पर इमेज आप देख सकते हो। सबसे नॉर्थ में कौन सा, सबसे साउथ में, सबसे पहले मैंने दिखा दिया। उसके बाद बीच में कुछ और क्रोनोलॉजी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हो, इंडिया पोर्ट की बात हो रही तो इंडिया में जो पोर्ट होते हैं वो दो तरीके से मेन होते हैं, एक होता है मेजर पोर्ट और एक होता है माइनर पोर्ट। ठीक है, तो जो मेजर माइनर पोर्ट तो बहुत से, तो मेजर पोर्ट कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली शायद 13 या 14 जो भी होंगे, देख लेना है अभी जो अपडेटेड होगा। 13 पोर्ट है। अब 13 पोर्ट की लोकेशन क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। किस कोस्ट पे ज़्यादा है, किस कोस्ट पे कम है, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। कौन सा नॉर्थ में, कौन सा, इसी ऑर्डर में भी आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए 13 है, अगर बढ़ा ना हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 13 जहाँ तक है देख लीजिएगा। तो कौन सा ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा है, वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा है, सबसे ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे नॉर्थ का पोर्ट कौन सा है, सबसे साउथ का कौन सा है, वेस्टर्न घाट पे सबसे नॉर्थ का कौन सा है, सबसे साउथ का कौन सा है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें कौन सा नेचुरल है, कौन सा मैन मेड है, मतलब ऐसे देख सकते हैं। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फालतू की इसमें इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन बेसिक और बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसमें आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पे ICTP है, ओवरऑल जो ग्रेट निकोबार आइलैंड उसका डेवलपमेंट चल रहा है। मतलब टाउनशिप प्रोग्राम भी चल रहे होंगे, इसी तरीके से और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। बहुत सारा पावर प्लांट भी लगाया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारा काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है सर्कुलर इकोनॉमी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। न्यूज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंडिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, इसने एक कैंपेन लॉन्च किया है ताकि एक इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है ध्यान रखिएगा। इस अगेन बहुत सारी चीज़ें दी गई है। हुआ क्या है देख लो कि इट इज़ लॉन्च्ड पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान यूनिलीवर और इसका फोकस क्या है, इन चीज़ों पर है। अब भाई इनके फोकस के ऊपर हम क्या करें, हम करेंगे मेन इसका एसेंस जो कॉन्सेप्ट है, और इसका जो मेन एसेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो होता है व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी। तो जब आप सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ोगे तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा आपको लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी, अब इन दोनों में बस फर्क ही आपको जानना है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब ये क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी, जस्ट लिसन। सर्कुलर इकोनॉमी क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। सर्कुलर इकोनॉमी से समझने से पहले हम लोग लीनियर इकोनॉमी को समझेंगे। अब लीनियर इकोनॉमी में होता क्या है, जैसे मानो कि किसी एक रॉ मटेरियल को माइन किया गया, माइन करने के बाद उससे प्रोडक्ट बनाया गया। सबसे पहले क्या किया, किसी एक रॉ मटेरियल को हमने माइन किया या जिस तरीके से भी हमने प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने उसका एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट को क्या किया, हमने कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद फेंक दिया, थ्रो कर दिया। ओके, ये जो करते कोई, जैसे कोई भी सब्सटेंस हमको मिला, उससे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको हमने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद जब हमारा यूज हो गया तो उसको हमने उठा के फेंक दिया। ये होता है लीनियर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। लेकिन जो सर्कुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है उसमें क्या करना है, इसको थ्रो नहीं करना है, इसको कुछ ऐसा सर्किल में बना देना है, कुछ ऐसा सर्किल क्रिएट कर देनी है कि जो हमारे बाय प्रोडक्ट है वो फिर से कहीं पे यूज हो जाए किसी ना किसी तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का। जैसे आपने सुना होगा जो हमारी काऊ होती है, बहुत ध्यान से देखना। तो काऊ क्या होती है, काऊ के दो मेन इंपॉर्टेंट मैं प्रोडक्ट ही बोलूँगा। जैसे एक मेन प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूध देती है वो गाय,
उसके बाद साथ ही साथ एक उसका बाय प्रोडक्ट होता है जो वो फीकल स्क्रीड करती है, जो अपना मलमूत्र को त्याग करती है। तो जो जो प्रोडक्ट है उसका दूध है वो तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, गॉट इट माय पॉइंट। उसके बाद जो फीकल है क्या उसको हम फेंक देते हैं? नहीं, उसको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द एग्रीकल्चर में, उसका खाद के तरीके, फर्टिलाइजर के तरीके से यूज़ करोगे। तो उसके बाय प्रोडक्ट को भी हमने यूज़ किया और फर्टिलाइजर के तरीके से यूज़ किया, और फर्टिलाइजर के तरीके से जब यूज़ किया तो एग्रीकल्चर फील्ड में जब हमने उसको भेजा तो एग्रीकल्चर फील्ड में उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई। तो प्रोडक्टिविटी जब अच्छी हुई तो उससे हमारी फसल बनी। अब मान लो गेहूं की फसल थी, तो गेहूं की फसल को जब हमने काटा तो गेहूं की फसल के भी दो प्रोडक्ट, एक तो वो गेहूं है जिसको हम और आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसका जो आपका जो बचा हुआ भाग होता है, जो पत्तियां ये सब भूसा वूसा जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं? फेंक देते हैं? नहीं, उसको फिर से हम किसके? गाय के चारे के लिए रख देते हैं। अब गाय उस चारे को खाएगी, फिर वही दूध मलमूत्र। तो आप ये देख रहे हैं कि गाय के मलमूत्र से वो चीज़ कहाँ गई? एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड का रेसिड्यू कहाँ आ गया इसमें? तो एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो इसमें बस यही है, सर्कुलर इकोनॉमी इज दोस्त थिंग कि जिसमें हमें माइंड किया, प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूम किया, थ्रू आउट नहीं करना है। थ्रू करने से पहले उसको किसी ऐसी जगह भी यूज़ कर लेना जो है कि पूरी साइकिल को कंप्लीट कर दे। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट आर को फॉलो किया जाता है, 3 आर को फॉलो किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 3 आर को फॉलो किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि 3 आर को फॉलो किया, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जो हम लोग मेन हमारे रिसोर्सेस है उसके जो ओरिजिनल उसको कम से कम यूज़ करना है, ठीक है। ताकि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 100 किलो है तो हम कोशिश करेंगे, पहले क्या था कि 100 किलो है यूज़ कर लेते थे, अब हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे। हमने 5 kg यूज़ किया, फिर उसके बाद फिर 5 kg हमने किया, तो धीरे धीरे कॉस्ट करेंगे, 5 कर दें, अब क्या हमने 5 किया, फिर हम 4 कर दें, फिर उसके बाद 3 कर दें। तो रिड्यूस करना है, हमारा जो ओरिजिनल कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या होगा? रिड्यूस कैसे होगा? जब हम लोग कोई एक बनी हुई चीज़ है उसको बेर बेर रीयूज़ कर रहे होंगे। तो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया था उसको फिर से हम रीयूज़ करने लगे, और रीयूज़ कर तो रहते हैं, हमने यूज़ किया, मेरे भाई ने यूज़ किया, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसकी रिसाइकलिंग भी करा दे। तो ये जो 3 आर है, रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है। रिड्यूस क्या करना है? ताकि हम लोग ओरिजिनली नए मटेरियल को एक्सट्रैक्ट ना कर सके। रीयूज़ किस तरीके से करना है कि भाई हम उसको बेर बेर यूज़ भी कर सके। और रिसाइकिल क्या करना है? अगर वो ख़राब हो जाए तो रिसाइकिल करो, ना कि तुरंत का तुरंत नया फिर से बना लो। तो ये प्रोसेस होता है, इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर इकोनॉमी का। आई होप कि बस इसका कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। इसके कुछ बेनिफिट क्या होते हैं? एक्सटेंडेड लाइफ साइकिल हो जाती है, रिड्यूस प्रोडक्ट वेस्ट टू मतलब क्रिएटिंग फर्दर वैल्यू, बस समझ सकते हो, ज़्यादा इसमें जानने वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ये अच्छा टॉपिक है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, बहुत फैक्ट है। अगेन इसमें आप अगर फैक्ट के बाद जानने लगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब इसमें क्या हमको समझना है? इसके अंतर्गत आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने। सबसे पहले आपको समझना है ESG क्या होता है, उसके बाद बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट समझनी है, और जब ये आप समझ लेंगे फिर उसके बाद आपको 9 प्रिंसिपल और थोड़ा बहुत चीज़ें और है। बस इसका एक क्रोनोलॉजी समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। न्यूज़ क्या है सबसे पहले देख लेते हैं कि सेबी हैज़ प्रपोज्ड फ्रेमवर्क ऑन ESG। ESG के ऊपर उसने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जो कि डिस्क्लोजर और रेटिंग और इन्वेस्टिंग से संबंधित है। अब ये ESG का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में ये बात करता है। अब होता क्या, ESG क्या प्रपोज करता है कि ये चाहता है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपना ESG का डिस्क्लोजर करें। ESG का मतलब कि उन्हीं ने अब ये ESG का एग्जैक्ट मतलब क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने खुद भी दी हुई है, इसको देख लेते हैं। ESG का मतलब है कि ESG एक फ्रेमवर्क है, इज अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स स्टेक होल्डर। मतलब कि जैसे आपने किसी स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप उससे क्या स्टेक होल्डर हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंपनी कर क्या रही है, वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रही है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रही है, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रही है, क्या इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट या नेचर के प्रति प्रबंधन कर रही है किसी भी तरीके का या नहीं कर रही है। उसी के साथ सोशल क्राइटेरिया को जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि भैया वो रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बना रही है, सप्लायर्स के साथ कैसे बना रही है, कस्टमर्स के साथ कैसे बना रही है, कम्युनिटीज़ के साथ कैसे बना रही है। साथ ही साथ जब हम गवर्नेंस के बारे में देख रहे होंगे,
जब हम गवर्नेंस के बारे में देख रहे होंगे तो वो देखेंगे कि जो कंपनीज की जो लीडरशिप है वो कैसी है, उसका ऑडिटिंग प्रोसेस कैसा है, उसका इंटरनल कंट्रोल किस तरीके का है, उसके शेयर होल्डर्स राइट किस तरीके से हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो देखती है। तो जब आपको किसी एक स्टेक होल्डर को विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सोशल क्राइटेरिया, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, इस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर कहीं से चाहिए होगा तो क्या होगा, वो ईएसजी के ऊपर जाएगी और उसके ईएसजी फ्रेमवर्क के ऊपर जाएगी और देख लेगी भैया ईएसजी के ऊपर ये कंपनी मेरा ऐसा काम कर रही है। उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था, ये तो हो गया आपका ईएसजी। दूसरा मैंने बोला था BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब देखो ये क्या है, बहुत ध्यान से, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट एम्स टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस एंड ईएसजी परफॉर्मेंस। तो जो BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, ये एक लिंक प्रोवाइड कराती है किसके किसके बीच में, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस एंड द ईएसजी परफॉर्मेंस। मतलब कि किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक बिजनेस का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो किस तरीके का है और साथ ही साथ उसका ईएसजी परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि उसका बिजनेस तो बहुत ग्रो कर गया लेकिन उसकी ईएसजी परफॉर्मेंस कम हो गई, या तो ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस बहुत कम है खाली ईएसजी के ऊपर ही काम करे। तो एक बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कि किस तरीके से इसने अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए ईएसजी को कितना बैलेंस बना कर रखा है। अगर किसी ने का बिजनेस भी ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसकी ईएसजी की रेटिंग भी बहुत बढ़िया है तो इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकता है। इससे होता क्या है, इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं जब उसकी वर्थ बढ़ेगी, उस कंपनी के बारे में चीजें आएंगी तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, बहुत सारे उसको बेनिफिट हो रहे होते हैं। अब BRSR क्या करता है, लिंक देता है कि बिजनेस के रिजल्ट क्या है और उसके ईएसजी परफॉर्मेंस कैसी थी, ये BRSR करता है। अब क्या इसमें कि BRSR वाज मैंडेटरी फॉर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 2022 से 23। इट मीन कि BRSR की जो गाइडलाइंस है वो टॉप की 1000 लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 7000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 7000 से ज़्यादा कंपनीज है, उसमें से जो टॉप की 1000 कंपनीज होंगी उनको 2022 से लेकर 2023 तक अपने आप को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर BRSR के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और उनको जब ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, तो BRSR सीक डिस्क्लोजर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज, वो डिस्क्लोज करें, डिस्क्लोज मतलब अपनी बातों को रखें, लिस्टेड एंटिटी से बोलता है ऑन देयर परफॉर्मेंस अगेन। मतलब कि जो BRSR है जो अपना परफॉर्मेंस देगी वो 9 पैरामीटर पे देगी। अभी 9 पैरामीटर कौन से हैं, जो कि नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कंडक्ट के अंतर्गत मेंशन किए गए। ये इतना ध्यान में जाने वाली जरूरत नहीं है, बस आप ईएसजी के बारे में ध्यान रखो और BRSR के बारे में। ईएसजी क्या है, इससे स्टेक होल्डर को पता चलता है कि उसकी जो कंपनी है वो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, सोशल क्राइटेरिया के ऊपर क्या कर रही है और गवर्नेंस के ऊपर क्या काम कर रही है। BRSR क्या है, BRSR एक लिंक प्रोवाइड करता है कि बिजनेस जो है, कंपनी का बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है और साथ ही साथ उसकी ईएसजी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। भाई इतना ध्यान में आप रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी ज़्यादा श्रद्धा होगी तो जाके कपूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। अगेन यहाँ पर एक दो वर्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि BRSR को करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक गाइडलाइंस है, 9 नेशनल गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के ऊपर 9 गाइडलाइंस है। पढ़ने की जरूरत नहीं, अच्छी अच्छी बातें खाली लिखी हुई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखना यहाँ पे देखो, International Financial Service Authority has also issued a framework for disclosure by fund management entities for ESG scheme। ध्यान रखना कि जो ESG स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं है, साथ ही साथ फंड मैनेजर के लिए भी है, फंड मैनेजर के लिए भी है। मतलब कि कुछ ऐसे जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उसको जाकर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो ESG के जो डिस्क्लोजर ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए बल्कि म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजर्स के लिए भी हो रहा होगा। और यहाँ पे एक बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, आज का ये होमवर्क है आपका कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन IFSCA के वेबसाइट पे जाइएगा, 3 बटन को दबाइएगा, उसमें अबाउट अस में जाइएगा, इसके बारे में शुरुआत की 4 लाइनें ज़रूर ब ज़रूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बेसिक सा है, अगेन इसमें पूरे डिटेल में है। ग्रीन डेट सिक्योरिटी क्या होती है, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसका पर्पस है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में
इन्वेस्ट करें, सस्टेनेबल एनर्जी में करें, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब में जब इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके का उधार लिया जाता है सिक्योरिटी बेस पे, तो उसको हम लोग ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ग्रीन डेट सिक्योरिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपने सुना होगा ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ट्रांजिशन बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है वो आप लोगों को बनाया है, ग्रीन एनर्जी में यूज़ करें। ब्लू बॉन्ड क्या होता है, जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाए। येलो बॉन्ड क्या होता है, जो सोलर एनर्जी के लिए हो, जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री है जो कि सोलर सिस्टम के, सोलर से रिलेटेड एनर्जी के अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों के ऊपर काम कर रही है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब इनिशियल फेज में किसी भी, जैसे अब सोलर के अंदर इनिशियल फेज क्या होगा, बड़े बड़े से चीज़ों को लगाना, सोलर प्लांट को लगाना, ये सब इनिशियल फेज होता है किसी भी सोलर इंडस्ट्री को इक्विप्ड करने के लिए। तो ये जो बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, जो कंपनीज इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम लोग अप स्ट्रीम इंडस्ट्री बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, वो कंपनीज जो कि प्रोडक्ट बन गया है, अब प्रोडक्ट को बनने के बाद उसकी सर्विसेज किसी दूसरे को दे रही है, तो वो डाउन स्ट्रीम के अंतर्गत आ जाती है। अब जैसे क्रूड ऑयल है, अब क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है। अब क्रूड ऑयल में क्या होगा, क्रूड ऑयल या मान लो क्रूड ऑयल ना करो, कोल की माइनिंग है। अब कोल की माइनिंग में जो लगी हुई इंडस्ट्री होगी वो कौन सी हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम क्या होगी, कोल से बनने वाली जो बिजली है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको लोगों तक पहुंचाना, तो वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री होती है। तो येलो बॉन्ड क्या होता है, जब सोलर से रिस्पेक्ट में हो तो उसमें अप स्ट्रीम इंडस्ट्री जो भी है, डाउन स्ट्रीम जो भी होगी वो इससे बेनिफिट उठा सकती है। ट्रांजिशन बॉन्ड क्या है, बोला जाता है कि कुछ भी हमारे यहाँ चल रहा हो, लेकिन हम लोग सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन के ऊपर जब स्विच कर रहे होंगे, जैसे हमारे यहाँ कोल चल रहा है, तो कोल के बाद जब हम लोग सोलर पे, हाइड्रो पे, इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो इस तरह की जब हम लोग अपनी एनर्जी को स्विच करके किसी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय जो बॉन्ड जारी किया था उनको ट्रांजिशन बॉन्ड बोला जाता है, कि एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी से जब हम लोग स्विच करके किसी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ सस्टेनेबल मैनर वाली एनर्जी की तरफ जा रहे होते, तो उस तरह की जो एनर्जी को यूज़ किया जाता है, या उस तरह के ट्रांजिशन में जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो जब सरकारें कोई बॉन्ड जारी करती है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन बॉन्ड बोल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हुआ है जिसको हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको हल कर दूँ। देखो क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड की सिक्योरिटी रेगुलेटर को आपस में मिलाती है, मतलब आपस में साथ में लेके आती है, और साथ ही साथ करती है कि उसके बेस्ट सेगमेंट कौन कौन से। जैसे इंडिया की सेबी है, इसी तरीके से यूएसए की भी कोई रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज से रिलेटेड होगी, यूके की भी होगी। तो सारी बॉडीज़ को मिलाकर जो एक नई बॉडी बनी है उसको हम लोग IOSCO बोलते हैं, और ये वर्ल्ड में ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है, मतलब कि वर्ल्ड में बेस्ट कौन से सेट हो सकते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी मार्केट को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिल सकता है, उसके ऊपर ये काम करती है। सेबी भी इसका एक मेंबर है। बस ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या न्यूज़ में है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हमेशा था, शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा डेफिनेटली। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद इतना ध्यान लिए कि जो रिसेंटली कुछ पेट्रोल जो है उनको 20% ब्लेंड करके बेचा गया है 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। मतलब ये न्यूज़ है कि हमने अपने यहाँ जो पेट्रोल बेचा जा रहा था 11 स्टेट के कुछ पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पर 20% हमने इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया है। क्या है न्यूज़, ये हो गया बेसिक सी न्यूज़। उसके बाद अभी क्या सिनेरियो है, अभी हम लोग 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, जिसको हमें कब कर देना है, 20% तक कर देना है 2025 तक। शुरुआत में जब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आई तो वो 2030 तक 20% करने की बात करती थी, लेकिन हमने इस 2030 को 2025 में ही एडवांस कर दिया, कि मतलब हम 2030 में 20% नहीं करेंगे, अभी से ही 20% कर दे रहे हैं। अब ये हो गया बेसिक सा कुछ बेसिक फैक्ट। अब ये इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, देख लो भाई। इसके बाद देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सपोज दैट मान लीजिए कि कोई गन्ना है, जो शुगर केन था, शुगर केन को क्रश किया गया, उसके वजह से शुगर कंटेंट को हमने अलग निकाला और फिर उसकी वजह से हमने एक इथेनॉल बनाया। और ध्यान रखना, इथेनॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल। इथेनॉल बनाया, इथेनॉल को गाड़ी के पेट्रोल में ब्लेंड किया, अब उसकी वजह से जो CO2 निकला, CO2 निकल के जो गया, CO2 का यूज़ किसने कर लिया, फिर से कौन ने किया, कौन
फिर से क्रश किया गया, फिर उससे अलग बनाया गया, ये साइकिल चलती चली जाती है। तो एक मैकेनिज्म होता है कि कौन से हमने इथेनॉल बनाया, उससे CO2 निकले, उसके बाद हमने कौन ने फिर उसको यूज़ कर लिया, तो ये साइकिल चल रही है। अब देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्राइमरली इज अ बायोफ्यूल। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मिलकर, मतलब कि जो भी आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनाई जाती है उसको हम लोग बायोफ्यूल बोलते हैं। दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ऑर्गेनिक सोर्स लाइक शुगर केन, मेज, व्हीट। मतलब कि शुगर केन से भी बनाई जा सकती है, मेज से मतलब भुट्टे से बनाई सकती है, गेहूं से भी बनाई जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन आया था कि इथेनॉल जो है वो किस किस चीज़ों से, प्रोडक्ट से बनाई जा सकती है। आलू से बनाई जा सकती है। आप ध्यान रख लेना कि इसका कोई आंसर नहीं, आपको एट द पॉइंट ही सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि उससे बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये, अब हाँ एक चीज़ और, इथेनॉल जो होती है क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इट इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल हो जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ। इथेनॉल जो है वो, क्योंकि उसकी, अब जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से जितना इथेनॉल बर्न हो रहा होगा फिर वो कहीं ना कहीं उसमें कंजप्शन रहेगा। तो इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि क्या जो इथेनॉल है क्या वो एक रिन्यूएबल फ्यूल है? हाँ वो है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है क्या ओवरऑल वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल फ्यूल है या नहीं, इसके बारे में देखने वाली बात है। बाकी 2030 तक हमारा टारगेट था जिसको हमने कम करके कितने समय कर दिया है। अब यहाँ पे देखना कुछ चीज़ें और भी हैं, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। उसके बाद सारी फैक्ट इसमें पता चल गया, ध्यान, इसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अब देखो मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल, अब देखो इथेनॉल की बात हो रही, अब मिथेनॉल की ब्लेंडेड डीजल। तो जब कभी भी इथेनॉल के बारे में बात आएगी तो E20 लिखा होगा, और कभी भी मिथेनॉल के बारे में बात आएगी तो M15 लिखा होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इथेनॉल और मिथेनॉल नियरली भाई भाई हैं, इथेनॉल और मिथेनॉल नियरली भाई भाई हैं। जो इथेनॉल का काम होगा जनरली वही काम हो सकता होता है। देखो लिखा हुआ है कि हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द इथेनॉल, सिमिलर है। अब होता क्या है, जनरली जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल होता है ये कार्बन के दो कार्बन एक दूसरे से अटैच, मतलब दो, जैसे इथेनॉल में दो कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसमें ये कार्बन से दो कार्बन से अटैच नहीं होता, इसी वजह से ये इजीली ब्रेकेबल है। अब देखो मिथेनॉल जनरली होता है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस कराया जाता है। अब नेचुरल गैस इंडिया में तो इतना अबंडेंटली पाई नहीं जाती, या उसका हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करने की वजह से हमारा जो फॉरेक्स होगा वो बाहर चला जाएगा। तब हमने सोचा कि इसका कुछ और नया सिस्टम निकालते हैं। तो हम इंडिया में इसके लिए क्या होता है कि हाई ऐश कोल पाया जाता है, हाई ऐश कोल पाया जाता है। तो अब इस हाई ऐश कोल को क्या किया गया है कि एक संस्था है भेल, उसने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करवाई है जिसके जरिए से इस हाई ऐश कोल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। अब मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, इट मीन्स कि मिथेनॉल को अब हमें नेचुरल गैस से नहीं भी है तो हमारे क्या जो कोल पाया जा रहा है हाई ऐश वाला कोल, उससे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिथेनॉल में, और फिर उसको अपने बायोफ्यूल में, मतलब अपने फ्यूल में ब्लेंड कर देंगे, जिससे हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं जो मैंने बोला उसी को देख लेते हैं कि मिथेनॉल इज आल्सो, इसको वुड अल्कोहल भी बोला जाता है। ये लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल होता है जो कि हाई ऐश कोल एग्रीकल्चर रेसिड्यू से भी बनाया जा सकता है, CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट से भी और नेचुरल गैस से भी बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज इथेनॉल की तरह ही होती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखना, 15% अगर ब्लेंड कर दिया जाएगा गैसोलीन में, जिसकी वजह से 15% का रिडक्शन हो जाएगा हमारे गैसोलीन या क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में। अगर हम लोग 15% मिथेनॉल को अपने गैसोलीन में ब्लेंड करेंगे तो 15%, जाहिर सी बात है हमें बाहर से कम क्रूड ऑयल मंगाना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेस्ट कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, वुड ब्रिंग डाउन GHG बाई 20%, 20% तक कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ये कम कर सकती है, और पार्टिकुलेट मैटर को भी कहीं ना कहीं कम कर सकती है। हाँ एक थोड़ा सा इशू ये है कि ये स्लाइटली लोअर एनर्जी कंटेंट रखती है, किसकी रिस्पेक्ट में, पेट्रोल डीजल। मतलब अगर एक तरफ पेट्रोल चल रहा हो और एक तरफ आपका मिथेनॉल चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो मिथेनॉल वाला होगी उसकी एनर्जी कंटेंट थोड़ा सा कम होगी, पेट्रोल वाले की ज़्यादा होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसके ग्रीन हाउस गैस भी तो कम हो रहा है, तो उसके कुछ अलग बेनिफिट हो रहे होते हैं। ओके उसके बाद एक बेसिक सी चीज़ है, मिथेनॉल के बारे में थोड़ा जान गया और इथेनॉल के बारे में भी हम जान गए। अब देखो गीबा प्रोग्राम है जो कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है, इंडिया एनर्जी वीक चल रहा था। इसमें क्या है कि गीबा विल हेल्प create a favorable ecosystem for promoting development and deployment of biofuels
विद की स्टेक होल्डर यूएस, ब्राज़ील, EU, EA, क्लीन मोबिलिटी अल्टरनेटिव इंडिया, G20। मतलब अच्छी अच्छी बातें इसमें की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग जो बायोफ्यूल हो उसको प्रमोट कर सकते हैं, चाहे बायोफ्यूल लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसेस फ्यूल में हो, किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन्स कि बायोफ्यूल की रिस्पेक्ट में उसके बेहतर मैनेजमेंट के लिए, उसके बेहतर उपयोग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 में एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसको ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बोला जाता है। इसका मेन काम क्या है कि बेहतर तरीके से बायोफ्यूल का एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि बायोफ्यूल को और अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सके। और इसमें मेन स्टेक होल्डर जो लोग हैं बायोफ्यूल के रिस्पेक्ट में, जैसे यूएस, ब्राज़ील, EU, है ना, और IEA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके साथ भी हम लोग मिलकर कोलैबोरेट करके कुछ अच्छा कर सके। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, जिनको बनाया जाता है बायोमास को कन्वर्जन करके। ठीक है, जैसे बायो इथेनॉल जिसको हम लोग शुगर केन या कॉर्न से मिलके बनाते हैं, बायोगैस जिससे कि जैसे बायोगैस बनाते हैं हम लोग किसका, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट से, वेस्ट हो जाए उसको अगर हम लोग एनएरोबिक कंबस्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन करेंगे तो उससे हमारे कहीं ना कहीं बायोगैस बनती है। बायो इथेनॉल कैसे बनता है? शुगर को क्रश करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम SLP ऑफ BEE। ठीक है, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि टीवी रखी है तो टीवी के ऊपर ये वाली रेटिंग होती है, तो जितना ज़्यादा स्टार उतना इफिशियंट होगा वो, जितने कम स्टार उतना कम इफिशियंट होगा। अब हुआ क्या है कि सीलिंग फैन पे भी इसकी लेबलिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया है। जो क्या होता है कि अब इसको करता कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी लेबलिंग प्रोग्राम कर रही होती है। और स्टैंडर्ड लेबलिंग प्रोग्राम ये जो लेबलिंग प्रोग्राम है ये 2006 में किया गया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत। ठीक है, इससे पता चल जाएगा, लेबल लगा होगा कि पंखे के ऊपर लेबल रखा जाएगा भैया 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार। अगर 5 स्टार है तो उसका मतलब बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, अगर 3 स्टार है तो 5 से थोड़ा सा कम है। इस तरीके से चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बाकी और इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट, अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज बिगन अडॉप्टिंग एडिशनल ऑन साइट मेजर टू चेक फील्ड लेवल इरेगुलरिटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब जैसे कोई भी फार्मर है या कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, कोई भी संस्था जो कि कह रही है, क्लेम कर रही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो भाई इसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ध्यान रखना, इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट जो है वो 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक प्रोग्राम है NPOP और दूसरा है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ध्यान रखना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इनके बारे में अलग अलग तरीके से अलग अलग देख ज़रूर लेना। उसी तरीके से फसाई भी कहीं ना कहीं कंप्लायंस देती है, अगर फसाई ने अप्रूवल दिया तो वहाँ पर लिखा होगा जैविक भारत। ठीक है, उसी तरीके से एक प्रोग्राम है NPOP जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देता है, और पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम ये भी सर्टिफिकेशन देती है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही थर्ड पार्टी हैं, मतलब जो सर्टिफिकेशन दिया था वो थर्ड पार्टी से दिया जाता है, दोनों में ही थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन दिया जाता है। कुछ बेसिक फैक्ट मैं बता दूं NPOP की, इसको अपेडा अप्रूवल करती है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इट मीन्स कि जो NPOP वाली स्कीम है ये थर्ड पार्टी के द्वारा अपेडा के द्वारा कराई जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ रही होती है। दूसरी वाली जो होती है ये भी थर्ड पार्टी है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कराई जाती है। ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन फार्म एक्टिविटी को ही कंसिडर करती है, मतलब कि फार्मिंग के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है सिर्फ उसको कंसिडर करेगी। दूसरी पॉइंट ये है, इसका दूसरा पॉइंट, ये वाली जो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स एंड कम्युनिटीज़ जो इसमें 5 से ज़्यादा फार्मर या मिलके ग्रुप ऑफ फार्मर होगा उनको ही ये अपनी एम्बेड में लेती है, इसके अलावा ये किसी को एम्बेड में नहीं लेती।
ध्यान रखना कि जो, और लेकिन मैं पूरी स्कीम नहीं बता रहा हूँ, इसके ऊपर रिलाई मत करिएगा, बस ये बता दे रहा हूँ कि जो NPOP है इसको अपेडा करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। इसी तरीके से PSG या PGS जो है ये भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको हैंडल कर रहा है। ये ऑन फॉर्म एक्टिविटी के ऊपर ही सिर्फ काम करती है, मतलब जो फील्ड के ऊपर ही जो काम हो रहा होता है उसको ही मैनेज करती है, और इसमें फार्मर और कम्युनिटी को ही कंसीडर किया जाता है जब उनकी जो तादाद होती है वो 5 से ज़्यादा और 5 से कम वालों को ये कंसीडर नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नैनो यूरिया। अगेन यूरिया के बारे में मैं अपनी प्रीसीडिंग वीडियोस में बता चुका हूं कि यूरिया क्या होती है। यूरिया इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है अपनी ज़रूरत का 25% से ज़्यादा वो एनुअली इंपोर्ट कर रहा होता है। अभी हुआ क्या है कि इफ़को जो है उसने नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट 2 प्लांट खोले हैं, औंधला एंड द फूलपुर उत्तर प्रदेश में। इफ़को ने नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स खोले हैं औंधला एंड द फूलपुर उत्तर प्रदेश में खोले हैं। ध्यान रखिएगा इसके कैपेसिटी क्या है, 50 मिलियन बॉटल पर ईयर की इसकी कैपेसिटी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी नैनो यूरिया के ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है। बाकी यूरिया के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो जो फर्टिलाइज़र है फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रही है, लेकिन नैनो यूरिया पर नहीं देती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। नैनो यूरिया या नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि नैनोमीटर स्केल के ऊपर काम करते हैं उसको हम लोग नैनो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। बाकी इनकी कैटेगरीज क्या है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, चाहे तो पढ़ लीजिएगा लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। नैनो यूरिया होती क्या है कि नैनो फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स जिसकी साइज है 20 से 50 नैनोमीटर हो, जो कि डिस्पर्स इन वाटर हो। अब ध्यान रखना कि एक नैनो यूरिया वाली जो लिक्विड यूरिया वाली बॉटल है उसमें सिर्फ 4% लिक्विड यूरिया मिली होगी, ठीक है। इसको पेटेंटेड और सोल्ड करने की जिम्मेदारी किसके पास है, इफ़को के पास है। इफ़को, इसके बारे में ज़रूर जान लेना कि इफ़को क्या है। अगेन इफ़को के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पे जाके देख सकते हो कि इफ़को की वेबसाइट पे क्या प्रोसेस दिया हुआ है, इफ़को है क्या, और नैनो यूरिया की वजह से बहुत ये न्यूज़ में है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर से मिलकर बनाया गया है। बस बहुत सारी हाई बात ली हुई है कि रिलेवेंस ऑफ नैनो यूरिया क्या है, यहाँ पे पढ़ लेना, उसकी एनर्जी दी हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी वजह से होने वाले फ़ायदे क्या हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खास जानने की बात है। कि कन्वेंशन अगर हम लोग जो लिक्विड यूरिया को यूज़ करेंगे, अगर नैनो यूरिया को यूज़ करेंगे तो उस समय बेनिफिट क्या होंगे और नुकसान भी क्या हो सकते हैं। बेनिफिट के लिए यही है कि भैया जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर होता था वो नहीं होगा एक्सेस न्यूट्रिशन की वजह से। बहुत सारी इकोनॉमिक कॉस्ट, जो हाई इनपुट कॉस्ट वो कम हो जाएगी। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व भी हमारा काम होगा क्योंकि हम लोग यहीं पे बना लेंगे। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन फार्मर इनकम, फार्मर को बहुत सारा पैसा अपने फर्टिलाइज़र पे खर्चा करना पड़ता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट की भी कुछ कॉस्ट होगी जो बच जाएगी, जैसे यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर नहीं होगा, सॉइल का एसिडिफिकेशन नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग में भी थोड़ी सी कमी आएगी। बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं कुछ बता नहीं रहा, इसको एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से चीज़ें। बेनिफिट फ्रॉम उससे क्या होगा ये पढ़ लेना, बस बहुत है इसमें आना। उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट, ये भी थोड़ी सी न्यूज़ में। डाई अमोनियम फास्फेट का क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इफ़को एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल से बोला गया कि आप लोग नैनो डाई अमोनियम फास्फेट को 3 ईयर्स में बनाने की कोशिश करें ताकि वो 2023 के खरीफ सीजन में अवेलेबल हो सके। ध्यान रखना, डैप क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट, ये फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। जैसे देखो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है, उसी तरीके से डैप होता है वो हमारा फॉस्फेट बेस्ड फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिया जो है अपनी ज़रूरत का आधे से ज़्यादा वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज डैप हम लोग बाहर से मंगाते हैं, और मेजॉरिटी कहाँ से मंगाते हैं, वेस्ट एशिया और जॉर्डन से मंगाते हैं। अगेन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका साइकिल दी गई है पोटेशियम सब चीज़ों का क्या यूज़ हो रहा होता है। हाँ, एक फैक्ट और इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ ये वाला, ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट की क्या ज़रूरत होती है।
तीन प्राइम दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो भी दो तरह के होता है, प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होते हैं उसमें NPK आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, मैग्नीशियम ध्यान रखना। और 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, जो 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसमें से मैग्नीज और मैग्नीशियम, इसमें कंफ्यूजन होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्नीज आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैग्नीशियम। अब देखो मैं इसको याद करने की तरीका बताता हूँ। अगर आप लोग मैग्नीशियम की स्पेलिंग देखो, MAGNESIUM, ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखो आई आ रहा है। दूसरा देखो मैगनीज, इसमें नहीं आई आ रहा है, तो इसमें आई नहीं है, लेकिन इसमें आई है। तो जिसमें आई है, और देखो माइक्रो में क्या होता है, आई होता है, माइक्रो में क्या होता है, आई है, और मैक्रो में आई नहीं है। तो ध्यान रखो, जहां पर आई माइक्रो में आई है, लेकिन यहां पे तो मैक्रो वाले में आई है, तो इट मीन्स कि माइक्रो में उस वाले कंटेंट को रख दो जहां पर आपका आई नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नीज। अब देखो मैक्रो में आई है नहीं है, तो जहां पर नहीं है वहां पर आई वाला रख दो, मैग्नीशियम। तो यहां पर आई था, यहां पर आई नहीं है, यहां पर आई नहीं है, तो यहां पर आई हो गया। तो इसके मतलब मैंने याद रखा था, बाकी आप लोग की मर्जी, याद रखना लो, मैंने खाली बता दिया। उसके बाद एक्वाकल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग ने 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए लागू किए। मनो तो जाओ, मनो तो मत जाओ, कितनी स्कीम याद रखोगे, कुछ फैक्ट इस पर ध्यान में रख लो। जो इंडिया में फिशरी है उसका 75% जो फिश का प्रोडक्शन होता है वो इनलैंड फिशरीज से होता है, और 25% हम लोग मरीन फिशरीज को करते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 25% हम लोग मतलब कि मरीन से, ओशियनिक जो फिश होती है मरीन से, वो 25% है, और 75% इनलैंड फिशरीज है। उसके बाद इंडिया चौथे नंबर का लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग कंट्री है। बाकी और भी कुछ फैक्ट दिए इसमें देख लेना, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन लागू करवाता है, टेरी। ये एनुअल समिट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर होती है, देख सकते हो, ज़्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, एक नई बॉडी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया लोगो लॉन्च हुआ है EIACP का। अब इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ठीक है, हुआ क्या है कि जो एक इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसको नाम बदल के ये कर दिया। जो पहले इनविस था उसको EIACP कर दिया गया है। अब इनविस का मतलब क्या था कि ये एक ही जगह पर सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा को लेता था, उसको डिसमिनेट भी कर देता था, लोगों तक पहुंचा भी देता था। अब उसका नाम बदल कर EIACP कर दिया गया है और एक नया लोगो कर दिया गया है। खाली नाम बदला गया है। अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई है कि एक नया चीज़ और पढ़नी पड़ जाएगी। तो इनविस क्या था, वही सेम काम EIACP भी कर रहा है। EIACP serve as a one-stop platform for dissemination of environmental information। इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन के डिसमिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा। इन्फॉर्म्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और वेरियस फेसेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड थ्रू ग्रीन स्किलिंग। मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है सारी एक ही जगह पे फैक्टर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हो रही होंगी। तो इनविस को बदलकर EIACP कर दिया गया है, जिसका नया लोगो लॉन्च हुआ था, इस वजह से ये न्यूज में था। आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ देखो एक चीज और भी देख सकते हो कि ये जो EIACP है, ये एक्टिविटी जो द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोग्राम सेंटर आर टू बी अलाइंड विद द लाइफ। ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने COP26 जो थी, जो ग्लासगो में हुई थी, वहां पर एक लाइव प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो जो लाइव प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, इसी लाइव प्रोग्राम के तहत जो EIACP है, इसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इसके साथ अलाइंड है। अब ये लाइव प्रोग्राम है, ज़रूर जाके इसके बारे में सर्च कर लिया क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ऑप्शन से फूल रहेगा, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट है
SDG एग्री फूड एक्सीलेटर प्रोग्राम, ठीक है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि SDG एग्री फूड एक्सीलेटर प्रोग्राम, फाओ और सीड, इन लोगों ने मिल के, फाओ प्लस सीड ने मिलकर ये वाला प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सीड क्या है? ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है ताकि हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ चल सकें। सीड एक तरीके की ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि ये इंश्योर करती है कि वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और ग्रीन इकोनॉमी बनाई जा सके। इसी की मद्देनज़र सीड ने फाओ के साथ मिलकर ये SDG एग्री फूड एक्सीलेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब जो सीड प्रोग्राम था, इस सीड प्रोग्राम को 3 लोगों ने मिलकर किया था, यूनेप, UNDP और IUCN ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब हो क्या रहा है, SDG ये जो प्रोग्राम, जो SDG एग्री फूड प्रोग्राम जिसको फाओ और सीड ने मिलकर किया है, इसका मेन पर्पस है कि डिजाइन्ड टू हेल्प एग्री फूड सिस्टम स्टार्टअप, कि ऐसे स्टार्टअप जो कि एग्री फूड सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं उनको डेवलप करना, उनके बिजनेस को डेवलप करना, ताकि वो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको फुलफिल करने में मदद करें। तो SDG एग्री फूड एक्सीलेटर प्रोग्राम जो कि फाओ और सीड ने मिलकर लॉन्च किया है, इसका मेन पर्पस क्या है कि ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट करना, ऐसे स्टार्टअप को डेवलप करने में मदद करना जो कि एग्री फूड सिस्टम से रिलेटेड हो और साथ ही साथ वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इस तरह के जो भी ऑपरेशन होंगे वो अफ्रीका और एशिया में चल रहे हैं, टोटल अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका में इसके प्रोग्राम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भैया क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज ऑफ व्हीट लॉन्च हुई हैं, देख लेना, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, देख लेना एक बार, पढ़ लेना। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सब्सटेंस, ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस कंटेन हो, जब उसको सॉइल में मिलाया जाता है तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको बायो फर्टिलाइजर बोला जाता होगा, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर आर लाइव माइक्रोबियल प्रोडक्ट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट। 11 तरीके के बायो फर्टिलाइजर नोटिफाइड हैं इस वाले एक्ट के तहत। कौन कौन से हैं? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्जिल, फॉस्फेट, फला फला फला। तो बायो फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें कहीं ना कहीं बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन पाए जाते हों। उसके बाद नया ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, एग्री इंक्स। अब देखो कुछ नहीं है, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो CDAC है, इसने, जो कि कोलकाता वाला जो CDAC है, इसने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि इसने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इसने एक ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किया है, या ऐसे मैं बोलूं इसने एक नेशनल लेवल पर R&D प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि भैया ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करे? एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करें। किसकी मदद करते हुए? इलेक्ट्रॉनिक्स, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो CDAC जो कि कोलकाता बेस्ड है, उसने एक नेशनल लेवल पर R&D के प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका मेन पर्पस है एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मेन जो मिनिस्ट्री रोल प्ले कर रही है वो कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसको मेनली लॉन्च कर रही है, ठीक है। ये मेन सा प्रोग्राम है। आगे देखते हैं, बाकी इसमें और चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं, अगेन सब चीज़ें नहीं याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, बकवास, सुन्नी डैम, एक बार पढ़े ना, बस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगेन लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ, 3 चीज़ें, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 से लेके 2022 तक हो जाने चाहिए, CSAT 2013 से लेके 2022 तक हो जानी चाहिए, और बेसिक जितना हो सके अब रिवाइज कर लो, ज़रूरी है। 6 सब्जेक्ट हैं
और 6 सब्जेक्ट में भी प्रायोरिटी रख सकते हो। 6 सब्जेक्ट में जैसे मैं 4 सब्जेक्ट को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है इन्वायरमेंट, चौथा आता है पॉलिटी और छठा आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब आर्ट एंड कल्चर को लेके मत बैठ जाना, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को लेके मत बैठ जाना, दिन ही खराब होगा तो उसके क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद अगर वक्त मिलता है, बिकॉज साथ ही साथ एक चीज़ और होती है करंट अफेयर। और करंट अफेयर में क्यों बोल रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस, सी सैट पे फोकस और बेसिक के ऊपर अपने फोकस। और बेसिक में भी 4 इंपॉर्टेंट शुरुआत के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, यही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत बताइएगा, टॉपिक अच्छा लगे तो मेंशन करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर लखनऊ में कोई रह रहा है, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई इशू चाहता हो, तो 6393736945 इस पर कांटेक्ट कर सकता है। और अगर कोई लखनऊ में ही रहता हो तो वो आके मीमांसा ग्लोबल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि क्रिश्चियन कॉलेज कैसा बाग में पाई जाती है, वहाँ पर आके हमसे मुलाकात भी कर सकता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर आके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सी सैट की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है 2013 से लेके 2022 तक की। उसका जाके बेनिफिट आप लोग अवेल कर सकते हो, जिसमें मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।